नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई बाढ़ या भूकंप जैसी भयानक आपदा आती है तो पर्दे के पीछे क्या चलता है? कौन सी मशीनरी है जो जिंदगियां बचाने के लिए काम करती है? तो आज हम ठीक इसी को समझने वाले हैं। हम भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, कौन फैसले लेता है और इसका असली मकसद क्या है। तो आज हम चार मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक खतरा और एक आपदा में आखिर फर्क क्या है। फिर हम देखेंगे कि भारत में इसकी कमान किसके हाथ में है। इसके बाद हम उस पूरे साइकिल को समझेंगे जो हमें हमेशा तैयार रखता है। और आखिर में हम उस बड़े लक्ष्य की बात करेंगे जो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन से कहीं बढ़कर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए पहले उसके शब्दों को समझना जरूरी होता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में दो शब्द सबसे अहम है, हैजर्ड यानी खतरा और डिजास्टर यानी आपदा। अब ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इसको ऐसे समझते हैं, एक खतरा या हैजार्ड एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है। मतलब उसमें पोटेंशियल है लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जब वही ज्वालामुखी फट जाता है और आसपास के गांवों को तबाह कर देता है, तब वो एक आपदा या डिजास्टर बन जाता है। तो सीधी सी बात है, एक है तबाही का पोटेंशियल और दूसरा है तबाही का हकीकत बन जाना। और हाँ, एक बात और समझना जरूरी है कि आपदाएं हमेशा कुदरती नहीं होती। भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक जो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी थी, वो एक मैन मेड डिजास्टर थी। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि खतरे हमारी अपनी गलतियों और लापरवाही से भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि डिजास्टर क्या है। तो फिर अगला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई जब ये होता है तो जिम्मेदारी कौन लेता है, कमांड कौन देता है? चलिए भारत के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इस पूरे सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है वो है साल 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, इस कानून से पहले हमारी जो प्रतिक्रिया होती थी वो अक्सर बिखरी बिखरी सी होती थी। इस एक्ट ने पहली बार पूरे देश के लिए कह सकते हैं एक यूनिफाइड और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तैयार किया, ताकि हम किसी भी संकट का सामना एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स की तरह कर सकें। इस कानून ने एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया, मतलब 3 लेवल का ढांचा, जिससे एक क्लियर चेन ऑफ कमांड बनी रहे। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये नीतियां बनाती है और पूरे देश में कोऑर्डिनेशन देखती है। फिर आता है स्टेट लेवल, जहां हर राज्य में है SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो अपने राज्य की योजनाओं को लागू करती है। और सबसे जरूरी, एकदम ग्राउंड लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है DDMA, जो असल में एक्शन को लीड करती है। और एक बात जो इस पूरे सिस्टम की गंभीरता को दिखाती है वो है इसका लीडरशिप। नेशनल लेवल पर NDMA को हेड करते हैं खुद प्रधानमंत्री, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहां असल काम होता है वहां की कमान होती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को देश में कितनी टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। देखिए, नीतियां और स्ट्रक्चर अपनी जगह हैं, वो बहुत जरूरी हैं। लेकिन जब कोई इमारत गिरती है तो जमीन पर ऑन ग्राउंड काम कौन करता है? वो है NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड फोर्स है। इन्हें गिरी हुई इमारतों से लोगों को निकालने से लेकर बाढ़ में रेस्क्यू करने तक हर मुश्किल हालात के लिए ट्रेन किया जाता है। सही मायनों में ये हमारे फ्रंटलाइन हीरोज हैं। और ये कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं है। पूरे देश में स्ट्रैटेजिकली, मतलब सोच समझकर तैनात की गई NDRF की 12 बटालियन है। 12। और ये 24/7 तैयार रहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि देश के किसी भी कोने में आपदा आए तो मदद कुछ ही घंटों में पहुंच सकती है। ये दिखाता है कि हमारी नेशनल रिस्पांस कैपेबिलिटी का स्केल कितना बड़ा है। तो अब हमें ये पता है कि कौन इंचार्ज है। अब सवाल आता है कैसे, ये सब काम कैसे करता है? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। ये एक मैराथन है, एक ऐसा साइकिल जो कभी रुकता ही नहीं है। ये सिर्फ डिजास्टर के बाद रिएक्ट करने के बारे में नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस साइकिल के 4 बहुत ही जरूरी फेजेस हैं, और जब हम इन चारों को एक साथ देखेंगे तब समझ आएगा कि मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ रेस्क्यू और रिलीफ से कहीं ज्यादा है। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। चलिए एक एक करके इन फेजेस को देखते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी फेज वो है मिटिगेशन यानी शमन। ये वो काम है जो डिजास्टर आने से पहले किया जाता है। इसका लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, भविष्य में जो भी नुकसान हो सकता है उसे जितना हो सके कम करना।
या हो सके तो पूरी तरह खत्म ही कर देना। अच्छा, तो ये मिटिगेशन असल में दिखता कैसा है, ये देखिए। जिन इलाकों में बाढ़ ज्यादा आती है वहां बांध बनाना, तटबंध बनाना, ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये एक प्रोएक्टिव कदम है, मतलब हम बाढ़ को आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, उसके विनाशकारी असर को काफी हद तक कम जरूर कर सकते हैं। दूसरा फेज है प्रिपेयर्डनेस, यानी तैयारी। यहाँ पे प्लानिंग होती है, मॉक ड्रिल्स होती हैं, टीम्स को ट्रेन किया जाता है। जरा सोचिए, एक सुनामी की मॉक ड्रिल जिसमें पूरे के पूरे तटीय गांव को खाली कराया जाता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यहाँ पर गेम चेंजर होते हैं, क्योंकि वो हमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए वो कीमती समय देते हैं। तीसरा फेज है रिस्पॉन्स, यानी प्रतिक्रिया। ये वो फेज है जिसे हम और आप सबसे ज्यादा टीवी पर देखते हैं, जब डिजास्टर असल में आ जाता है। इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाना, फौरन राहत पहुंचाना और जाने बचाना, ये सब शामिल होता है। ये सबसे इमीडिएट, सबसे अर्जेंट काम है। और आखिर में जब टीवी के कैमरे चले जाते हैं, तब असली काम शुरू होता है, रिकवरी का, यानी पुनर्प्राप्ति का। ये एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रोसेस है। ये सिर्फ ईंट गारे से घर बनाने के बारे में नहीं है। ये टूटे हुए जीवन को, लोगों की रोजी रोटी को और समाज के पूरे ताने बाने को फिर से बुनने के बारे में है, ताकि लोग दोबारा इज्जत के साथ अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो ठीक है, हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, प्रोसेस भी समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि ये सब क्यों? इस सब का आखिर मकसद क्या है? हम असल में क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए अब जरा बिग पिक्चर को देखते हैं। देखिए, मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट की सोच में ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। अब फोकस सिर्फ रेस्क्यू पर नहीं है, बल्कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर है। मतलब अब हम सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रहे, हम बीमारी की जड़ तक जा रहे हैं। हम उन रूट कॉजेज को एड्रेस कर रहे हैं जो किसी हैजर्ड को एक भयानक डिजास्टर में बदल देते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये इस पूरी सोच का निचोड़ है। रिस्क सिर्फ हैजार्ड पर डिपेंड नहीं करता, ये दो और चीजों पर डिपेंड करता है। एक है वल्नरेबिलिटी, यानी हमारी कमजोरी, जैसे हमारे घर कितने मजबूत हैं, और दूसरा है कैपेसिटी, यानी हमारी क्षमता। क्या हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, ट्रेन रेस्क्यू टीम्स हैं? जरा सोचिए, एक ही इंटेंसिटी का भूकंप जापान में आता है और हेती में आता है, तो नतीजे कितने अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हैजार्ड को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी वल्नरेबिलिटी को कम कर सकते हैं और अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और यहीं पर रेजिलियंस यानी लचीलेपन का आइडिया आता है। ये उस पेड़ की तरह है जो तेज आंधी में झुक तो जाता है पर टूटता नहीं। ये किसी भी कम्युनिटी की वो क्षमता है कि वो एक झटका झेल सके, उसे अब्जॉर्ब कर सके और फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बाउंस बैक कर सके। यही वो अल्टीमेट क्वालिटी है जिसे ये पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जो अल्टीमेट गोल है वो है एक डिजास्टर रेजिलिएंट सोसाइटी बनाना। और ये काम सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती। ये तभी मुमकिन है जब कम्युनिटी, जब समाज खुद इसमें हिस्सा ले। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कोई आपदा आती है ना, तो एनडीआरएफ या सेना के पहुंचने से भी पहले जो हमारा पहला रिस्पॉन्डर होता है वो हमारा पड़ोसी होता है। तो इस विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सिस्टम, कानून, फोर्सेस, ये सब बहुत जरूरी हैं, लेकिन असली ताकत तो कम्युनिटी में ही होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी भी समाज को, किसी भी मोहल्ले को असल में मजबूत और रिजिलिएंट क्या बनाता है? ऐसी क्या एक चीज है जो की जा सकती है जिससे अपना आस पड़ोस किसी भी संकट का सामना करने के लिए पहले से बेहतर तैयार हो?